जैकबोर्ड क्लास 10 के विद्यार्थियों को बता दें कि दोस्तों आप लोग का जो है ना मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। और मॉडल पेपर का दोस्तों जो सवाल है वो आप लोग को बताएगा कि एग्ज़ाम का किस तरह का पैटर्न होने वाला है और कैसा सवाल आने वाला है। तो इसमें करीब 30 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं। ठीक है, आप बोल सकते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो चलिए देर न करते शुरू करते हैं हमारा मॉडल पेपर जो दोस्तों झार डॉट नेट बोल सकते हैं आप, चाहे झार नेट भी आप सर्च करोगे तो आ जाएगा, आप उस पर जो है सो देख सकते हैं। तो चलिए उसी के रिगार्डिंग हम लोग सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं देर न करते हुए। जो बच्चे हमसे नए जुड़ गए हैं उन सभी को कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि लगातार आप लोग के लिए मैं वीडियो अपला रहा हूं। और बाकी जो बच्चे सब्सक्राइब है उन सभी को दिक्कत नहीं होने वाली है, उन सभी को मैं वीडियो ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से देखते रहना है ना। जो भी चीज़ें मैं डालता हूँ, जो भी चीज़ मैं अपलोड करता हूँ, आप लोग उसको जरूर देखना। चलिए देर न करते शुरू करते हैं हमारा जो है सो मॉडल पेपर विज्ञान है ना। किस प्रकार के प्रश्न हैं देखते हैं। करीब 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चन जो है सो एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट रहते हैं, आप लोग को ये सब पढ़ना भी समय रहते हैं, है ना। चलिए दोस्तों देर न करते शुरू करते हैं। तो आ गए हैं मॉडल प्रश्न पत्र में। देख रहे हैं दोस्तों यहाँ क्या लिखा हुआ है, मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है सो सेशन 2025 से 26 है ना। और आपका दोस्तों ये मैंने जैसा कि बताया था कि आपका ये सब्जेक्ट साइंस है। ठीक है, और आप लोग का जो फुल मार्क्स है इसमें 80 है। ठीक है, और 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और इंस्ट्रक्शंस है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि आप लोग को मैं समझा पाऊँ अच्छे तरीके से। क्या बोला जा रहा है, पर छात्री यथासंभव अपने ही शब्द में उत्तर दे, है ना। पुस्तिका 33 में मुद्रित पृष्ठ जो भी है ना। और दोस्तों आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि इसमें 4 खंड होने वाले हैं, सेक्शन के वाइज बताया गया है ABCD। और कुल 52 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से दोस्तों आपको खंड ए में 30 आपको बहुवैकल्पिक प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे उसको 4 ऑप्शन रहेंगे, है ना। उसको आपको टिक करना है, उसका प्रत्येक क्वेश्चन का 1 मार्क्स रहने वाला है। बाकी खंड बी जो है ना, बी है सो उसमें आपको 31 से 28 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें 6 प्रश्न का उत्तर आपको देना है कि नहीं, है ना। और ये आपका MCQ क्वेश्चन नहीं है, ये आपका है सो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, याद रखिएगा सेक्शन बी में। ठीक, और सेक्शन सी में क्या है, 39 से 46 जो होंगे आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर होंगे। ठीक है, और 39 से 46 में आपको लघु उत्तर या अति लघु उत्तर इसको बोलते हैं, वो वेरी शॉर्ट टाइप बोल सकते हैं, है ना। इस प्रकार क्वेश्चन है। बाकी आगे देख रहे हैं डी तक में दिया हुआ है 47 से 52 में आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चलिए सभी पे चर्चा करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं सेक्शन ए में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखोगे तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। इंस्ट्रक्शन तो हमने बता दिया आपको जिससे था। देखिए सबसे पहला इंस्ट्रक्शन हमारा यहाँ लिख दिया है कि जो है सो सेक्शन ए में कुल 30 वैकल्पिक प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको सही करना है कोई एक, और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो देख पा रहे हैं सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है, दांत का इनेमल किससे बना होता है दोस्तों। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रो क्या है, हाइड्रोक्सीपाटाइट। ठीक है, हाइड्रोक्सीपाटाइट। तो इसमें आपका पहला का क्या आंसर होगा, आइए। तो जो ऑप्शन दोस्तों अक्सर हम लोग पढ़ते आए हैं वो यहाँ नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसी का नाम दिया हुआ है कुछ नया तरीके से। यहाँ लिखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्सीपाटाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपाटाइट, है ना। इसको आप लोग एक चीज़ और जान लो, कैल्शियम फॉस्फोरस, है ना। कैल्शियम फॉस्फोरस कहीं देखोगे आप, ठीक है, कैल्शियम ये या ठीक है, कैल्शियम फॉस्फोरस। ठीक है, अगर आप कहीं देखो तो उसको आप कर सकते हो आंसर, या फिर कैल्शियम फॉस्फेट भी रह सकता है। तो खैर ये दोनों में से कोई वर्ड नहीं है, तो आपका जो है सो दोस्तों इसका आंसर नया है, याद रखिएगा नया वर्ड में दिया हुआ है ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना करो। मैं बता दे रहा हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्सीपाटाइट इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि एक विलियन जो है उसमें है ना कुचले हुए अंडों के छिलके के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो इस विलयन में क्या शामिल है, NaCl, HCl और LiCi और KCl। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये जो है ना, अगर एक ऐसा विलयन जिसमें हम कुचले हुए अंडों के छिलकों को डाल देते हैं तो उसमें से जो है सो दोस्तों गैस निकलता है। वो गैस होता है हमारा हाइड्रोजन का, और वो जो है सो HCl विलयन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन है। ठीक है, उसी में आपका ये गैस निकलेगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल दोस्तों कि एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलांकन वाला यौगिक बनाता है या यौगिक जल में घुलनशील है। तो यह तत्व क्या है, तो कैल्शियम, सिलिकॉन, कार्बन और लोहा। देखिए क्या बोल रहा है, एक तत्व जो है सो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलांकन वाला यौगिक बनाता है। ठीक है, और ये जल में भी घुलनशील है। तो याद रखिएगा ये तत्व जो होगा ना वो कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा वो कैल्शियम कहते हैं उसको, जल में घुलनशील पदार्थ भी है ये।
चलिए 4 नंबर सवाल देखते हैं। मानव पुरुषों में यौवन की आयु जो होती है दोस्तों क्या होती है? देखिए यौवनारंभ जो होता है दोस्तों वो 12 से 14 वर्ष में शुरुआत हो जाता है, ठीक है। यानी मानव पुरुषों में यौवन की जो आयु होती है वो 12 से 14 वर्ष की होती है। आइए सवाल नंबर 5 देखते हैं कि जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के नीले गोल से, है ना, नीले घोल से गुजारा जाता है तो अवक्षेप का रंग जो है सो क्या होता है? तो काला पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? काला पड़ जाता है, ठीक है। नीला, लाल और पीला नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 6 नंबर दिख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो आसुत जल का उबलना, चीनी का कार्मेलाइजेशन बनना और पानी में नमक का विघटन, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है ना, क्या बोला था सवाल? रासायनिक, अच्छा भौतिक परिवर्तन नहीं है ना। देखिए भौतिक परिवर्तन नहीं है तो आंसू जल का उबलना भौतिक परिवर्तन है और पानी में नमक का घुलना, विघटन होना भौतिक है। बाकी तो ये डी तो होगा ही नहीं, डी तो हम लोग को नहीं लेना है। चीनी का कार्मेलाइजेशन जो होना, ये हमारा जो है सो भौतिक परिवर्तन नहीं है, वो क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 6 है ना, हाँ 6 का भी कर लेंगे। आइए 7 नंबर देखते हैं। फूल का मादा प्रजनन भाग क्या कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है दोस्तों। 7 नंबर है ना, ये आपका बायो से दिया है। फूल का मादा प्रजनन भाग क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र, अंडाशय और वर्तिका। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आइए 7 का चलते हैं 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल हम लोग देख रहे हैं क्या है कि मानव नेत्र की फोकस दूरी परिवर्तन किसके कारण होता है? तो वो सिलियरी पेशिया के द्वारा, या फिर कार्निया, या फिर पुतली, या फिर आइरिस के कारण होता है। तो मानव नेत्र के फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है? तो सिलियरी पेशिया और कार्निया और पुतली और आइरिस के कारण होता है। किसके कारण होता है आप लोग मालूम है? तो बताते हैं। देखिए जब भी हमारा आँख जो होता है, नेत्र में फोकस दूरी होता है ना, वो अगर होता है तो सिलियरी मसल्स उसको बोलते हैं इंग्लिश में, सिलियरी पेशियों के द्वारा ही वो फोकसित करने में हेल्प करता है। यही परिवर्तन का कारण बनता है फोकस दूरी में, है ना। परिवर्तन करते रहता है आँख को, मतलब एडजस्ट करते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का फैलाव और प्रकाश का विवर्तन, और जो है सो डी है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका जो है, देखिए आकाश में अगर नीला रंग अगर दिखता है तो वो जो है सो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे करेक्ट। आइए 10वां सवाल है कि लेंस की शक्ति जो है, यानी कि पावर जो है वो कितना है? 4 डायोप्टर, -4 डायोप्टर बोलते हैं। तो लेंस की प्रकृति क्या होगी? उत्तल, समतल और प्लानो उत्तल और अवतल। देखिए लेंस की अगर शक्ति बोलेगा डायोप्टर में माइनस में, तो याद रखिएगा वो अवतल रहेगा। क्या रहेगा? अवतल रहेगा। लेंस की प्रकृति अवतल है। चलिए सवाल नंबर 10 ओवर हो गया। आइए चलते हैं 11 नंबर सवाल। देखिए सवाल क्या कहता है कि मटर में एक शुद्ध पौधे जो है सो डबल टी है, ठीक है, को क्या है, शुद्ध छोटे पौधे स्मॉल डबल टी है के साथ संकीर्णित किया जाता है। तो जो ये है ना, F2 जो है सो पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध छोटे पौधे का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों इसमें जो है ना, दोनों केस में आपका जो है सो 1:1 करेगा, क्योंकि यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों ही हमारा जो है सो सेम कैटेगरी का है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1:1, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर चलते हैं 12। देखिए क्या है कि एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर। तो वस्तु का आवर्धन क्या होगा? थोड़ा सवाल लंबा है, इसको आइए हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो होती है ना, वस्तु की दूरी को हमेशा u दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? u। और वस्तु की जो दूरी है दोस्तों वो -20 इसलिए दिखाया गया है क्योंकि अवतल दर्पण के लिए जो है ना, वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है, यानी माइनस होती है, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी फोकस दूरी आपका जो है दोस्तों दिया हुआ है कितना? -25। अब उसके बाद क्या है, दर्पण सूत्र आप लोग को आता है वो लगाना है। दर्पण सूत्र फॉर्मूला जानते ही हैं, क्या है? 1/f = 1/v + 1/u। अब कुछ करना नहीं है इसमें, जो चीज़ आपके पास है दे रखा है उसी को पुट कर देना है, ठीक है। हमने क्या किया है, इसी दर्पण सूत्र में हमने यहाँ पे मान रख दिया है। मान क्या रख दिया दोस्तों? 1/f में क्या था? 1 बाई देखिए यहाँ क्या था ना, 1/f 25, तो 1 का 1 25 हो गया f में, है ना। बाकी 1/v
भी जो होता है दोस्तों वो प्रतिबिंब की दूरी होती है, वो तो दिया नहीं है, मुझे निकालना पड़ेगा। और जो है सो वस्तु की दूरी है सो -20 दे रखा है। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। दोनों का एलसीएम ले लीजिए हर का, कहने का मतलब 25 का और 20 का, तो आएगा आपका 100 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 100 आएगा। और कुल मिलाकर जब सॉल्व कीजिएगा ना, तब का आंसर आएगा 1/100। और 1/100 का करेंगे रेसिप्रोकल, 1/v इज इक्वल टू 1/100 होता है। इसको क्या करना है, इसको क्रॉस कर देना है, यानी भी एकम भी हो जाएगा, मतलब भी बन जाए भी, और 100 बन जाए 100। यानी कि भी जो है दोस्तों वस्तु की दूरी, सॉरी प्रतिबिंब की दूरी कितना आएगा, 100 सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, आ गया ना। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 100 सेंटीमीटर आपका प्रतिबिंब की दूरी। अब आपको आवर्धन का फॉर्मूला लगाना है। आपको आवर्धन का फॉर्मूला पता ही है, नहीं पता है समझ लीजिए, -v/u होता है। देखिए प्रतिबिंब की दूरी जो है सो हमारा कितना आया दोस्तों, 100 आया। बाकी फॉर्मूला में माइनस था, लगा दिए। और वस्तु की दूरी जो है सो वो दे रखा था 20, है ना। माइनस माइनस कट गया और 20 25 100 हो गया। इसका मतलब +5, मैग्नीफिकेशन क्या होगा, 5। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए समझ में आया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या देख पा रहे हैं, खाद्य जाल निम्नलिखित में से, है ना, क्या सत्य है खाद्य जाल के लिए। तो प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कम हो जाती है, और ऊर्जा विभिन्न स्तरों से होकर उत्तरोत्तर गति करती है, या फिर ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर सी कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि दोनों सही है। चलिए सवाल नंबर 14 चलते हैं। यदि यदि किसी विशेष छोर से देखने पर, है ना, परिनालिका में धारा की दिशा वामावर्त है, तो परिनालिका का यह सिरा जो होगा वो क्या होगा, उत्तरी ध्रुव, पश्चिमी ध्रुव, और दक्षिणी ध्रुव, और पूर्वी ध्रुव। तो इसका आंसर आप लोग जो है ना दोस्तों, देखिए क्वेश्चन ये आउट ऑफ बुक है, ठीक है, याद रखिएगा। तो फिर भी आप याद रखिए कि किसी विशेष छोर से देखने पर परिनालिका में जो धारा जो होती है, ये हमें भी हो सकता है, क्योंकि विद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव से क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसमें ये उत्तरी ध्रुव आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से ये जो है सो दोस्तों वामावर्त जो है सो ये परिनालिका का सिरा होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लें। सवाल नंबर चलते हैं 15। क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सर्किट में विद्युतीय शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता। तो ये आपका जो है वी आई है, या फिर आपका I2/R है, या फिर V2/R है, या फिर 12R है। तो देखिए यहाँ बोला है कि शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो इसमें आपका जो है सो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, जलीय द्रव और लेंस के बीच का जो काला उद्घाटन है सो वो क्या कहलाता है। तो दृष्टिपटल, परितारिका, कॉर्निया, और पुतली। ठीक है, तो एक्वस ह्यूमस जो ह्यूमर होता है ना हमारे आँख में, उसको बोलते हैं जलीय द्रव। उसमें जो है सो लेंस के बीच में काला सा जो है सो अवघटन होता है, उद्घाटन बोल सकते हैं उसको। उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो वो जो दोस्तों काले रंग का जो उद्घाटन होता है ना, वो होता है पुतली। क्या होता है दोस्तों, पुतली होता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पीपीएल बोलते हैं इंग्लिश में। सवाल नंबर 17 है। 17 देख पा रहे हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है से वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए उपयोग जो है सो में की जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन, और आपका है सो नाइट्रोजन है, और नियॉन है। तो आपको पता है कि वसा युक्त तेल युक्त जो खाद्य पदार्थ होता है उसको लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए हमें जो है ना, इसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। क्या दोस्तों पड़ती है, नाइट्रोजन की आवश्यकता। आप जो कुरकुरे चिप्स के पैकेट देखते हैं उसमें नाइट्रोजन भरा होता है, लंबे समय तक उसको अच्छे से उसको मतलब सेफ रखने के लिए। चलिए सवाल नंबर हमारा जो है सो 18 चलेंगे, 17 हो चुका है कंप्लीट। 18 क्या है कि एक विद्युतीय जनरेटर परिवर्तित करता है विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अब किसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल में चलते हैं 19। सामान्य दृष्टि वाले व्यक्ति जो होते हैं उनका जो है ना न्यूनतम दूरी क्या होती है दोस्तों, ये बार बार पूछा जाता सवाल है। ये सवाल मतलब पूछा जाने वाला है, हर बार पूछता ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर चलते हैं 20। मानव आँख किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपने कहाँ बनाती है।
तो जी हाँ, रेटिना पर आप लोग सही सोच रहे हैं, रेटिना पर है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बी सी डी और सी से मतलब नहीं है, बी सी डी से मतलब नहीं है ना। तो रेटिना पर ही हमारा जो है प्रतिबिंब बनता है, सिंपल सी बात। चलिए सवाल नंबर 21 है, पढ़ लेते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद का उदाहरण नहीं है? घास, सूर्य की ओस वाला जो पौधा होता है वो, और गाय, है ना, और क्या है, जीवाणु। अच्छा क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक का उदाहरण नहीं है? उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर नहीं है। घास तो प्रोड्यूसर है, सूर्य की ओस वाला पौधा प्रोड्यूसर है, गाय प्रोड्यूसर नहीं है, कंज्यूमर है, जीवाणु प्रोड्यूसर है ना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। गाय प्रोड्यूसर नहीं है, उत्पादक नहीं है, ठीक है, वो तो कंज्यूमर है। गाय तो घास घास खाती है, उत्पादन को खाती है ना। चलिए हमारा नेक्स्ट सवाल है 22 नंबर। पौधों से परिपक्व पत्तियों और फलों का गिरना किसके कारण होता है? तो ऑक्सीजन के कारण, और साइटोकाइनिन के कारण, और एब्सिसिक अम्ल के कारण, और जिबरेलियन के कारण। इसका होगा दोस्तों एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। एब्सिसिक अम्ल जो होता है ना, वो क्या करता है, पौधों से परिपक्व पत्तियां और फल जो होंगे ना, वो पकने के बाद गिर जाते हैं डायरेक्ट, तो वो एब्सिसिक अम्ल के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सवाल नंबर 23 है। शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रभावक, तंत्रिकाएं, मांसपेशियां, और ग्राही, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं दोस्तों हिंदी में समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा बार आप लोग हिंदी में के बजाय इंग्लिश में ध्यान दीजिए। आप इंग्लिश पे ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। देख क्या लिख रहा है, अ पार्ट ऑफ बॉडी विच रिस्पॉन्ड्स टू द इंस्ट्रक्शन सेंड, है ना, फ्रॉम नर्व सिस्टम कोल्ड। तो उसको इफेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इफेक्टर बोलते हैं। इफेक्टर जो है सो होता है हमारा यहाँ पे प्रभावक, ठीक है। शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप चल रहे हैं, पैर में आपको जो है सो कुछ चुभ गया, कांटा चुभ गया, तो आपको वो डायरेक्टली क्या करेगा, तंत्रिका कोशिका से आकर के सीधे मस्तिष्क को देगा वो मैसेज, और मस्तिष्क क्या करेगा, उसको प्रतिक्रिया भेजेगा, है ना, वही तंत्रिका तंत्र से, तो वो क्या करेगा, प्रभावक कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए सवाल नंबर 24 चलते हैं। कौन सा रेफ्रिजरेंट ओजोन परत के क्षारण के लिए जिम्मेदार है? तो CFC। CFC कहाँ है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना है, एसी है, रेफ्रिजरेटर है, उनसे जो गैस निकलती है वो CFC होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, जो ओजोन परत को क्या करती है वो बर्बाद कर रही है, उसको नष्ट कर रही है ना। चलिए सवाल नंबर 24 का बी कर ले आंसर। आइए सवाल नंबर 25 देखते हैं। 25 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील है? तो सोडियम, मैग्नीशियम, और एल्युमिनियम, और लोहा, ठीक है। देखिए जल के साथ जो होता है ना दोस्तों, सोडियम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। सोडियम को आप लोग पढ़े होंगे कि सोडियम को जो है सो हवा में चाहे पानी में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो वो जल्दी अभिक्रिया करता है, इसीलिए उसको लोग केरोसिन तेल में डुबो कर रखता है ना, याद आया। इसलिए याद रखिएगा सोडियम, कहीं कहीं पोटेशियम भी होता है, तो सोडियम और पोटेशियम जहाँ भी देखिए वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जल में अति अभिक्रियाशील या अधिक अभिक्रियाशील होता है। आइए सवाल नंबर 26 देखते हैं। यौगिक CH3, CH2, CHO का नाम जो है दोस्तों क्या होगा? एथेनॉल, इथेनॉल, और प्रोपेनॉल, और प्रोपेनल, क्या होगा इसमें? तो इसका दोस्तों ये जो CHO जहाँ रहेगा, CHO, ये आपका हो गया प्रोपेनल, क्या हो जाएगा? प्रोपेनल हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट। आइए 27 नंबर सवाल देखते हैं। अभिक्रिया है, इसमें जो है सो क्या बोला जा रहा है कि C6H12O6 में है, ये एक्वस फॉर्म में है, और C6O2 है, ऑक्सीजन है। अभिक्रिया किया तो क्या दे रहा है? ऊर्जा का पहचान कीजिए, है ना। तो अपघटन, और ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, और विस्थापन। देखिए इसमें जो है ना, इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, देखो जब है सो C6H12O6 को 6O2 यानी कि एक्वस फॉर्म वाटर से जोड़ा गया, तो सिक्स CO2 मतलब 6 कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया एक्वस फॉर्म में, और 6 आपको वाटर मिल गया, बाकी दोस्तों हाइड्रोजन बच गया। तो ये हाइड्रोजन इससे क्या हो रहा है? मुक्त होगा, ठीक है। तो मुक्त होगा तो उष्मा छेपी होगा, क्या होगा? उष्मा छेपी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे प्रवाहित होती है? देखिए डेंड्राइट में जाएगा, डेंड्राइट से कोशिका शरीर, या फिर अक्षतंतु, या फिर तंत्रिका अंत में। उसके बाद है डेंड्राइट है, अक्षतंतु है। देखिए हिंदी से ज़्यादा इसमें आता है इंग्लिश, इंग्लिश देखते हैं। डेंड्राइट से क्या होगा? सेल बॉडी में जाएगा, फिर एक्सॉन, फिर नर्वस एंडिंग, फिर डेंड्राइट से एक्सॉन, फिर सेल बॉडी, फिर नर्वस एंडिंग, फिर एक्सॉन से डेंड्राइट, फिर सेल बॉडी, फिर नर्व एंडिंग, और एक्सॉन, सेल बॉडी, एंडाइड, और नर्व एंडिंग।
तो याद रखिएगा दोस्तों, इसमें जो है ना पहले डेंड्राइट से और कोशिका बॉडी सेल बॉडी में कोशिका शरीर में आता है, फिर अष्टतंतु में, फिर तंत्रिका अंत में आता है आखिर में। ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिए, पहले डेंड्राइट, फिर सेल बॉडी, फिर एक्सोन, फिर नर्वस एंडिंग। इस प्रकार से हमारा शरीर में जो दोस्तों सूचनाओं का जो होता है वो आदान प्रदान होता है। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं सूचनाओं का संवहन होता है। तो इस तरह से आप लोग इसको कर लेंगे। हमारा आखिरी सवाल इसमें होगा, अच्छा 2 क्वेश्चन और है। 3 आर जो है दोस्तों, जो हमें दीर्घकालिक उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करता है, वो क्या है? पुनर्चक्रण और पुनर्जनन और पुनर्उपयोग, या फिर कम करना और पुनर्जनन और पुनर्उपयोग, या फिर कम करना और पुनः उपयोग और पुनर्वितरण और कम करना और पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग। देखिए इंग्लिश पे आ रही, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रिसाइकल, रिजेनरेट और रीयूज़, रिड्यूस और रिजेनरेट और रीयूज़, और रिड्यूस और रीयूज़। देखिए इसका ऑप्शन जो है ना दोस्तों ये हो जाएगा। ठीक है, ये 3 R जो होते हैं, रिसाइकल, रिजेनरेट और रीयूज़ होता है। ठीक है, रिसाइकल, अच्छा रिसाइकल और रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज ना, ये भी ऑप्शन सही लग रहा है। देखिए वैसे तो जो है RRR जो होता है दोस्तों, वो उसमें रिसाइकल और रीड्यूस और रीयूज होता है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हालांकि ए भी लग रहा था सही, लेकिन ए नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा, आप इसको याद कर लें। चलिए हमारा आखिरी सवाल रहेगा ऑब्जेक्टिव का, फिर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे अगले पार्ट में। हाँ, ये क्या लिखा हुआ है कि रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना इस पर निर्भर करता है ऑक्सीजन पर, तापमान पर और द्वार कोशिकाओं में जल और CO2 सांद्रता। आप हमें बताएं कि रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना इस पर निर्भर करता है किस पर? तो याद रखिएगा जो है सो इसको थोड़ा सा इंग्लिश से पढ़िए। वाटर इन द गार्डेड सेल, हाँ गार्ड सेल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द्वार कोशिकाओं में जो होता है क्या होता है? जल जो है दोस्तों रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना इसी पर निर्भर करता है। चलिए बाकी देखिए, इस सेक्शन बी आ गया। ये आपका जो है दोस्तों थोड़ा सा फिल द ब्लैंक्स टाइप से है। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन पैटर्न ऐसे ही रहने वाला है। धीरे धीरे आपको जो है सो यहाँ पे अगर क्या किया है, कारण बताइए बोला हुआ है। इस सबको हम अगले पार्ट में सेक्शन बी को आपको करने का प्रयास कराएंगे। चलिए, कहने का मतलब प्रयास करेंगे कि अगला वीडियो में आपका ये सारा आंसर मैं कर दूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए 50 क्वेश्चन है टोटल, 30 तो सब्जेक्टिव है ना। उसके बाद आपका बाकी 20 है, 50 से शायद 52 क्वेश्चन है ना। देखिए ज़रा कितना टोटल, देखो आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा, इसका मतलब जो है सो 50 से भी प्लस है, 52, टोटल 52 क्वेश्चन है। सबको मैं आपको जो सो ये पार्ट वाइज वीडियो में ला रहा हूँ उसमें कराऊंगा। हाँ, इसमें वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव को इसमें रखता हूँ। सब्जेक्टिव के लिए आपका जो है सो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में ध्यान देंगे। चलिए और दोस्तों फिर मुलाकात आप लोग से होगी तुरंत नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, और आप लोग बने रहे हमारे साथ। चलिए दोस्तों फिर मुलाकात आप लोग से होगी। हाँ, तब तक के लिए थैंक यू।